नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस पेपर्स की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ वाले सेक्शन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि 108 का स्क्वायर 11,664 होता है, तो इसका मान बताओ। देखो, मेरे को पता है इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 108 में निकलेगा, बस जो पॉइंट की पोजीशन है वो चेंज होगी और सेम इस वाले में भी होगा। तो इसमें देखो 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट के बाद आ जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें फिर इस वाले में देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया? 8 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ये हो गया 11.88। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन की वैल्यू दी हुई है √8 प्लस √5 बटे √8 माइनस √5 और हमको 1/n का सरलीकृत मान निकालना है। तो 1/n क्या हो जाएगा? इसको हम पलट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा √8 माइनस √5 और बटे में हो जाएगा √8 प्लस √5। इसको देखो रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज कर देते हैं। अब जैसे √8 प्लस √5 है तो क्या करेंगे? √8 माइनस √5 से ऊपर और √8 माइनस √5 से नीचे गुणा कर देंगे। इसी को हम परिमेयकरण कहते हैं। तो अभी क्या होगा? देखो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है मैं इधर बता देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। तो √8 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर और ऊपर क्या हो गया? √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8 और ये हो गया 5। तो 8 में से 5 गए तो ये बचेगा 3। ऊपर वाले होल स्क्वायर को हम खोल देंगे तो √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 और प्लस √5 का स्क्वायर कितना? 5 और माइनस में 2 √8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 13 माइनस 2 √40 और बटे में 3। सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 भिन्न दे रहा है और उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अभी देखो 9 पंजे 45 और ये कितना? 7 7 49। मतलब इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? 7/9 बड़ा हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 13 7 91 और 9 से 11 गया तो ये हो गया 99। इसका मतलब अब ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 11/13। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। √15 प्लस 6 √6 का मान क्या होगा? देखो इसको इस तरह के फॉर्म में लेके आना है कि ये रूट हट जाए। तो ये क्या होगा? अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये क्या है? 2 गुणा 3 और √6 है। इसका मतलब ये 3 है, ये 9 है जब स्क्वायर करेंगे, और जो √6 है वो 6 है। तो ये 9 और 6 15 हो जाएगा। तो यहां से ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा? 3 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो गया और ऊपर से स्क्वायर रूट बाकी बचा ही हुआ। अब देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना? 3 प्लस √6। अभी देखो इसमें कौन सा आंसर है? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इसमें इकाई का अंक बताओ। तो देखो 9 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 मतलब 8 आएगा, और इधर जब 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना? 8 5 13 आएगा। तो मतलब 3 इसका इकाई का अंक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं 24 40 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक बताओ। HCF पूछ रहा है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या निकल सकता है? 8 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ कितना? 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा। अब इन तीनों में देखो अगर कुछ कॉमन है तो अगर 15 में कॉमन आ भी सकता है तो 3 और 5 में क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब 8 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। यही 8 ही इसका मतलब HCF हो गया इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4800 के 40% का 25% का मान क्या है? तो 4800 का कितना? 40%। तो ये कितना होगा? 40/100। और उसके बाद क्या? 25%। 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अब 4 से देखो 40 चला जाएगा 10 बार, ये 0 कट गई इससे और ये 0 होगी कैंसिल इससे, तो बचा क्या? 480। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? देखो मुझे पता नहीं किस संख्या को, मैंने x मान लिया कि x का 16% कितना है? 480 के 20% के बराबर है। तो 480 का 20%, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, आप नीचे भी 0 रखोगे वो भी कट जाएगा।
तो इसका तो कोई मतलब बचा नहीं है। आप डायरेक्टली नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी 16 से 480 को काट लो, 16 3 48, ये 30 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। मतलब वो संख्या कौन सी है, आंसर सी आ गया, 600 वो संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40% तथा 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, नेट छूट क्या होगी। देखो या तो आप फॉर्मूले से कर लो, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 40 प्लस 30 और माइनस में क्या है 40 गुणा 30 और बटे में हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, ये 70 हो गया, और माइनस करोगे आप, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये हो गया 12। तो 70 में से 12 गया, कितना बचा 58। तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप अगर परसेंटेज के मेथड से निकालना है तो देखो 40% कितना होता है 2/5, और 30% कितना होता है 3/10। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से 2 की छूट दे दी तो बचा कितना 3, और 10 से छूट कितने की दे दी 3 की, तो बचा कितना 7। तो ये कितना हो गया 50 पे हो गया ये 21। मतलब 50 रुपए की चीज 21 में मिल रही है, तो कितना डिस्काउंट हुआ 29 का। अगर 50 पे 29 का डिस्काउंट है तो अगर मैं 2 की गुणा कर दूं सब में, तो इससे पता चल जाएगा ना आपको कि 100 पे कितने का डिस्काउंट हो गया, 58 का डिस्काउंट हुआ, और क्या है 42 की वो चीज मिल गई। तो ये 58 आ गया, यहां से भी 58 आया था। आपको जो भी इसमें से मेथड अच्छा लगता है आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु पर 25% की छूट देने के पश्चात भी 25% का लाभ होता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मैं एमआरपी मान लेता हूँ 100 रुपए, ठीक है। अब इस पे क्या कह रहा है 25% की छूट दी, अगर मैं इस पे 25% की छूट देता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। एमआरपी पर अगर मैं डिस्काउंट को हटाता हूँ तो सेलिंग प्राइस आता है, तो ये कितना हो गया 75। अभी कह रहा है इसमें भी 25% का लाभ है, तो अगर मैं लाभ को भी हटा दूं कि भाई लाभ नहीं, मेरे को सीपी चाहिए, मेरे को कि कितना होगा कि 25% का लाभ देके 75 आया होगा। तो 75 में मैं क्या करूंगा, 4/5 से अगर मैं गुणा करूंगा तो ये कितना 15 5 75, 5 15 चौका 60, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया 60 का। अभी ये क्या कह रहा है, यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 60 रुपए की चीज थी, छूट नहीं दी, 100 रुपए की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 40 का, और 40 का प्रॉफिट कितने पे हुआ 60 रुपए पे। तो ये कितना हो गया, 2 से काटो आप ये, तो 2/3 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो आ जाएगा 66.66%। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या होता है कि जब एमआरपी और सिर्फ सीपी की बात करता है, मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात करता है अगर, तो कैसे करते हैं, एमआरपी लिखते हैं हम 100 प्लस जो आपने प्रॉफिट लिया है, ठीक है, और सीपी लिखते हैं 100 माइनस जो आपने डिस्काउंट लिया है, ठीक है ना, परसेंटेज में जो भी है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 125, और सीपी कैसे निकालेंगे, 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। मतलब सीपी 75 हो गया और एमआरपी 125 हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 50 का, और कितने पे हो रहा है 75 पे। तो इसको भी जब 25 से करेंगे तो 25 थी 75, 2/3 आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 66.66% आएगा। दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का क्रम से अनुपात 4:5 है। मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है कितना 4/5। तो कह रहा हानि प्रतिशत बताओ। इसका मतलब क्या है, 5 रुपए की चीज थी 4 रुपए में बेच दी, तो हानि कितने की हुई 1 रुपए की। और हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है 5, तो 1/5 को परसेंटेज में कर लो, कितनी की हानि होगी 20% की हानि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 40% से बढ़ाया जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 100 रुपए की कोई चीज थी, इसका कॉस्ट प्राइस 100 था, इसको 20% की हानि पे बेच दिया, तो 100 में से 20% हटाया 80 रुपए की बेच दी। अब ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 40% से बढ़ा दिया, तो इसको मैं 40% से अगर बढ़ा दूं तो 8 चौक 32, इसमें 32 ऐड कर दूंगा, कितना 112 हो गया। अभी लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब अगर 112 नया सेलिंग प्राइस आ जाता है तो 100 रुपए की चीज 112 पे बेची, तो कितने ऊपर बेची 12 रुपए ऊपर बेची, मतलब 12% हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा अभी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है कि ये नंबर दिए हुए हैं कुछ और वाई भी इसमें कोई नंबर है, इनका औसत क्या 65 है, तो वाई का मान बताओ। देखो औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत कितना दे रखा है 65, और कुल योग कितना होगा, इन सारे नंबर्स को मैंने जोड़ दिया, तो ये और बटे में कितनी संख्या है टोटल, कितनी ये 7 संख्याएं, तो
तो 7 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65 गुणा 7, और इधर इन सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया 388, और प्लस में y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है मेरे को। 65 गुणा 7 किया तो ये हो गया 455, तो 455 में से 388 को मैं घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 67। तो y की वैल्यू कितनी होगी 67। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है, लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 13:2 है। तो मैं लिख देता हूँ, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स होगी और ये टीचर हो गया। लड़के और लड़कियों का अनुपात था 4:7 और लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात है 13:2। अब इनका एक साथ निकालना, तो देखो 13 के आगे जगह खाली इधर लिख दो, 7 के इधर खाली है 7 इधर लिख दो, तो ये कितना हो गया 13 चौके 52, 13 सत्ते 91 और 7 दूनी 14। अभी पूछ कितना रहा है, छात्रों और अध्यापकों का पूछ रहा है, तो छात्र कितने हुए इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 3 और 9 5 14, 143 और ये कितना है 14, तो 143:14 बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। मतलब रेशियो एलिगेशन की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा, 500 लीटर का कोई घोल था, उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, उसमें 40% थी दूध की मात्रा, और कितना और दूध मिलाए। तो अगर दूध ही मिला रहा है वो, तो जो भी दूध मिला रहा होगा वो 100% ही मिला रहा होगा, जो भी दूध मिल रहा होगा। पानी की तो बात की नहीं उसने, सिर्फ दूध की बात की है। दोनों साइड मिल्क की बात कर रहा है। ये एक मिक्सचर था जिसमें दूध 40% था और ये सिर्फ दूध ही मिला रहा है, और ये दोनों मिलने के बाद अब जो भी घोल बना उसमें दूध की मात्रा कितनी हो गई 60%। तो इन दोनों को रेशियो एलिगेशन के मेथड से करेंगे तो 100 से 60 गया तो ये आ गया 40, और इधर 60 से 40 गया तो ये आ गया 20। तो अब देखो आप, ये 1:2 के रेशियो में आ गया। 2 की वैल्यू कितनी है 500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 लीटर। मतलब जो भी अब दूध हम मिला रहे हैं एक्स्ट्रा वो कितना होगा 250 लीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक काम है उसको 15 दिन में करते हैं, और वाई अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है, सिर्फ वाई की। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 25 का एलसीएम आ गया 75, तो ये कितना हो गया 15 5 75, और ये 25 थी 75। मतलब वाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अगर वाई की एफिशिएंसी 3 है तो एक्स की कितनी होगी, एक्स की 2 हो जाएगी जब वाई की 3 है तो। और देखो इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया और इनको 5600 रुपये मिले, तो 5600 को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5। 5 को कितने की गुणा करनी होगी, तो 1120 की गुणा करनी होगी तब 5600 होगा। यहाँ पे भी 1120 से गुणा करनी होगी, यहाँ पे भी। तो एक्स को कितना मिलेगा 2 गुणा 1120 कर दो, तो ये कितना हो गया 2240 रुपये हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी किसी कार्य को 5, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 5, 10 और 15 इन तीनों की एफिशिएंसी देखी, तो इनका एलसीएम निकाला तो ये कितना आ गया 30, तो इसका हो गया 6, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 2। एबीसी ने मिलकर कोई कार्य किया और वहां से 8800 रुपये मिले। तो देखो यहाँ पे इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 6 और 3 9 और 2 11, मतलब 11 के हिसाब से कितनी आ रहा है 8800 रुपये। हमेशा जो भी पैसे मिलते हैं जो भी काम वो किया उसको जो इनकी कार्य क्षमता होती है उसके अनुपात में बांट देते हैं। तो 8800 करने के लिए 11 में कितने की गुणा करनी होगी 800 की। और ये क्या पूछ रहा है बी का हिस्सा, बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 3 में भी 800 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना 2400 रुपये उसके हिस्से में आएंगे 8800 में से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 54 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 3 बार और 5 × 15, मतलब 15 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार किया, तो 15 की स्पीड से चलते हुए 40 सेकंड में वो कितना क्रॉस करेगी 15 चौके 60, मतलब 600 मीटर टोटल डिस्टेंस वो चलेगी, जिसमें कि 150 मीटर जो था वो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई थी। तो ऐसा तो था नहीं कि ये रेलगाड़ी थी ये प्लेटफॉर्म था। जब ये इसको पार किया होगा इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को, तो अपनी लेंथ भी पार की होगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पार की होगी, और टोटल 40 सेकंड में पार किया। और 40 सेकंड में चला कितना 600 मीटर। इसका मतलब 150 मीटर अगर मैं हटा दूं जो ट्रेन की अपनी लेंथ थी, तो जो बचा हुआ वो किसकी लेंथ है, वो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो 450 मीटर क्या आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है
और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि नाव 10 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी कितनी होगी। मतलब एक पॉइंट से चला, किसी पॉइंट तक गया और फिर वापस भी आ गया, और टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटे। तो ये जो डिस्टेंस इसने चली है ये कितनी होगी। तो देखो ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का, टाइम कितना लगा 10 घंटे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। और कितना हुआ, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है जो नाव की गति, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और माइनस वाई स्क्वायर जो धारा की गति है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और बटे जो भी नाव की गति है वो है 10। तो ये क्या है, 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, और 100 में से 4 गए तो 96, और बटे में 2, तो ये कितना 48 आ जाएगी ये टोटल डिस्टेंस, मतलब जाना भी और वापस आना भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 17 गुनी होगी। देखो अगर 8 वर्ष में अगर तिगुनी होगी, इसका मतलब प्रिंसिपल रहा होगा और प्लस 2p जो हुआ होगा, जो मतलब अगर तिगुनी हुई होगी तो ये ब्याज रहा होगा। तो ब्याज के हिसाब से मैं देखता हूँ कि भाई जो ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100, तो उस हिसाब से क्या हुआ, मूलधन कितना है p, और समय कितना लगा 8 वर्ष, और दर कितनी है, दर मेरे को नहीं पता, दर निकालनी है, बटे 100। अब देखो p से तो p कैंसिल हो गया, और इधर 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे 4 बार, और 4 से 100 गया 25 बार, मतलब r की वैल्यू क्या आ गई 25%। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि 17 गुनी हो जाएगी। 17 गुनी कब होगी, p प्लस 16p, यही तो हुआ 17 गुनी। भाई 16p तो हो गया ब्याज, तो मैं 16p रख देता हूँ, और p क्या था, ये था मूलधन। तो मूलधन समय मेरे को पता नहीं कितना लगेगा, यही पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ऐसा होगा, तो मैं t मान लेता हूँ, और दर कितनी है अभी निकाली मैंने 25%, और बटे में आ गया 100, और 25 से जाएगा 4 बार, और 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 16 चौका 64, और p से हो गया था p कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 64 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। देखो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 या a की घात 3 बोल सकते हो, तो 12 की घात 3 कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब ग्राफ के क्वेश्चन आ गए। तो ये कहता है देखो ये वाले जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो डेटा दे रखा है दिल्ली का है, और ये वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज का डेटा है ये मुंबई का है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये ईयर वाइज दे रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पूछता है कि 2000 में दिल्ली में जो इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या है वो मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ पे कितनी थी 150, और यहाँ पे कितनी थी 50, तो ये कितना अधिक है, ये 100 अधिक है। और किससे अधिक है, ये 50 से अधिक है, मुंबई से कंपेयर करा रहा है, तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, ये कितना 200% अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो इन सारों को हम जोड़ लेंगे, ये कितना आएगा, ये 50, 60 और 62, 65 और 70, इन सबको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 307। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए 5 वर्षों के लिए दिल्ली में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की औसत संख्या क्या है। तो दिल्ली में जितने भी कॉलेज थे इनको हम जोड़ लेंगे, और बटे में कितने करेंगे, जितने कॉलेज थे, तो कितना 1 2 3 4 5 कॉलेज थे, पहले इन सारों को जोड़ लेंगे, तो ये कितना होगा 885, और बटे कर देंगे 5 के, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी 177। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2002 में, और ये दिल्ली की बात कर रहा है, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2000 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो 2002 में कितने थे कॉलेज, 180 थे, और 2000 में दिल्ली में कितने कॉलेज थे 150 थे। 180 150 का कितना परसेंट है, गुणा 100 करेंगे, तो देखो यहाँ से 0 कैंसिल होगी, और ये क्या है 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, और 5 से ये गया 20 बार, और 20 छिक्के 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 120। मैं आशा करता हूँ आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।